वेलकम टू अवर शिक्षा चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को शेयर भी जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सैंधव सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और पूरे सैंधव सभ्यता को कुछ प्रश्नों के जरिए सारे सैंधव सभ्यता को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें सारे सैंधव सभ्यता से रिलेटेड प्रश्न होंगे। समय बिना गवाए हम सवालों पर आते हैं। सबसे पहला सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। मतलब डील वाला बैल मतलब कि जो बैल होता है जिसमें कुबड़ होता है, तो वो जो बैल होता है वो उनके लिए क्या महत्व रखता था? तो वो उनके लिए पवित्र पशु था और ये पशु जो था उनके लिए शक्ति का प्रतीक था, क्योंकि जो ढील वाला जो बैल होता है जिसमें कुबड़ होता है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा शक्ति होती है, क्योंकि उससे खेत जोता जा सकता है। तो इस तरह के पशु जो होते हैं उनके लिए काफ़ी, इस तरह के जो पशु थे, मतलब कि डील वाला जो बैल था उनके लिए काफ़ी पवित्र पशु था और ये महत्वपूर्ण था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? तो ये जो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत है हम 2300 साल से लेके 1700 साल तक मानते हैं। तो 2300 साल ईसा पूर्व से लेके, यानी कि 2300 साल से ये शुरू मानी जाती है और 1700 तक आते आते ये समाप्त हो जाती है। लेकिन सवाल में पूछा गया पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता पूर्ण विकसित कहा गया, तो जब विकसित बोला गया है तो इसमें से केवल 300 साल ही लिए जाएंगे, यानी केवल 300 साल तक, मतलब कि 3 शताब्दियों तक ही ये जीवित रह पाई। अब आता है, सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल का उत्खनन किया गया था। तो सबसे पूर्वी स्थल का जो उत्खनन किया गया था वो था आलमगीरपुर, और ये जो आलमगीरपुर है ये आधुनिक उत्तर प्रदेश में मेरठ में है ये आलमगीरपुर जगह, और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था और इसको खोजा था वाई.डी. शर्मा द्वारा। वाई.डी. शर्मा जो थे उन्होंने इसका पता लगाया था। अब आता है अगला क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता के बाढ़ किस संख्या के गुणक थे? तो सैंधव सभ्यता के जो बाढ़ थे वो 16 के गुणक थे, और 16 के गुणक का फ़ायदा भी था। वैसे आज के टाइम में जो हमारे जो कुछ भी गणना से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे हमारे वजन होते हैं या कुछ भी होता है, वो सब दार्शनिक प्रणाली में चलते हैं, यानी हमारा जो गुणक है वो 10 है। लेकिन उनके टाइम में क्या था, क्योंकि आज हम दशमलव से ज्ञात हैं, इसलिए जो हमारा किस संख्या के गुणक हैं, हमारे सभी बाट हमारे 10 के गुणक हैं। जैसे कि 1 किलो में होते हैं, मतलब 10 के ही मल्टीपल में ये चलता है, इसलिए 10 के गुणक है। लेकिन उस समय जो था 16 के गुणक में था। 16 के एक फ़ायदा ये है कि इसको हम 4 बार आधा कर सकते हैं। 16 का आधा 8 हुआ, 8 का आधा 4 हुआ, 4 का आधा क्या हुआ, 1 हुआ। तो इसको हम 4 बार आधा आधा कर सकते हैं। लेकिन दार्शनिक प्रणाली में क्या होता है कि हम उसे पॉइंट में डिनोट कर सकते हैं। तो आज तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है, इसलिए दार्शनिक प्रणाली इस्तेमाल होती है। तो जो हमारे आजकल के जो वाट हैं वो 10 के गुणक हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जो बाट थे वो किसके गुणक थे? 16 के गुणक थे। अब आगे आते हैं, पक्की मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रतिरूप का मतलब होता है खिलौना। तो पक्की मिट्टी से एक हल बना हुआ है और उसका एक खिलौना है। तो वो खिलौना कहाँ से मिला है? बनावली से। बनावली हरियाणा में एक जगह है, तो वहाँ से ये प्राप्त हुआ है और हल का प्रतिरूप मिलता है, जो बताता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो है कृषि होती थी। फिर आता है अगला क्वेश्चन, ये देखिए इसमें मिलान किया गया है, तो मिलान करना है। तो सबसे पहले हड़प्पा, तो हड़प्पा का मिलान किससे होगा? हड़प्पा का मिलान होगा समाधान से, क्योंकि हड़प्पा से एक ऐसी कब्र मिली है जहाँ पे कई लोगों को उसमें दफना दिया गया है। तो ये इसकी एक विशेषता है कि हड़प्पा से ऐसा समाधान मिला है। ठीक है, और लोथल तो गोदीबाड़ा था। गोदीबाड़ा होता है जहाँ पर कई जहाज आके रुकते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डॉकयार्ड या हिंदी में कहते हैं पतन। तो ये जो जहाँ पर पानी के जहाज आके लगते हैं, बंदरगाह भी बोल सकते हैं इसको, उसको गोदीबाड़ा कहते हैं, बंदरगाह कहते हैं, पतन कहते हैं, या इंग्लिश में डॉकयार्ड कहते हैं। तो ये इस तरह का जगह थी। तो लोथल का क्या हो जाएगा? गोदीबाड़ा। कालीबंगा का मतलब होता है, काली का मतलब होता है काला, और बंगा का मतलब होता है चूड़ी। तो काली बंगा का मतलब हुआ काली रंग की चूड़ियाँ।
तो ये कालीबंगा जो है, जो एक जगह है, तो ये कालीबंगा इस आधार पर जगह का नाम दिया गया है, काली रंग की चूड़ियों के आधार पर इस जगह का नाम दिया गया है। तो कालीबंगा जो है, कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुआ? कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ जुता हुआ खेत। इसको याद कैसे रखेंगे? क्योंकि गांव की जो जितनी भी महिलाएं होती हैं वो चूड़ियाँ ज़रूर पहनती हैं, लेकिन शहरों में जो महिलाएं होती हैं, आजकल तो फैशन इतना चल गया है कि वो चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं, मेटल की चूड़ियाँ पहनती हैं, लेकिन गांव की महिला आज भी चूड़ियाँ पहनती है। तो कालीबंगा से हम याद रख सकते हैं कि गांव का रिलेशन है, तो गांव के रिलेशन से जुते हुए खेत के अवशेष, तो अर्थात कालीबंगा को देखते ही हम जुता हुआ खेत से संबंधित मान लेंगे। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से एक नर्तक की एक कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। आप कई किताबों में ये मूर्तियाँ मिल जाती हैं। तो कांसे की एक मूर्ति है जो नृत्य करती हुई महिला की एक मूर्ति है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुई है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशु समूहों में कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? अब देखिए, पशुपति एक हड़प्पा सभ्यता से, मतलब कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जब उत्खनन हुआ तो वहाँ पर एक पशुपति मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुई है। वहाँ पर कुछ जानवरों की आकृतियाँ भी बनी हुई हैं। उसके पशुपति की मुद्रा में जो व्यक्ति बैठा हो उसके नीचे में बने हुए हैं जानवर। तो जानवर कौन कौन से हैं? तो देखिए, पशुपति हैं यानी कि शिव हैं। तो शिव हैं तो उनसे संबंधित बाघ तो हो ही जाएगा। तो इसलिए, क्योंकि शिव जी, आज भी हम तस्वीर देखते हैं शिव जी की, तो वो बाघ के ऊपर बैठे होते हैं, तो इस वजह से बाघ तो हो ही गया। और जब शिव जी हैं तो सबसे बड़ा जानवर भी उनसे रिलेटेड हो सकता है, तो हाथी भी अपने आप हो गया। अब रही बात गैंडे की, तो गैंडा जो था हड़प्पा सभ्यता का सबसे ही महत्वपूर्ण पशु था। ठीक है, तो गैंडा, आपने वो वाली मूवी भी देखी होगी, कुछ कुछ गैंडे जैसा ही था वो, मतलब कि मोहनजोदाड़ो, तो उसमें भी कुछ कुछ गैंडे जैसे ही, घोड़े जैसा था, और उसमें सींग थी, सींग वाला था। तो सींग वाला पशु, जो एक सींग वाला पशु होता है वो गैंडा ही होता है, तो इसलिए गैंडा भी इसमें हो जाएगा। और एक भैंस आप अलग से जोड़ लीजिए इसमें, कि क्योंकि जो शिव जी की जो सवारी होती है वो नंदी है, बैल है, लेकिन इसमें बैल नहीं है। पशुपति जो मुद्रा है, उस पशुपति की मुद्रा में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वहाँ पर बैल नहीं मिला है, बैल की जगह भैंस है। तो इस तरह से हम याद रख लेंगे, बाघ, हाथी, गैंडा और भैंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से हड़प्पा की मोहरों से प्राप्त नहीं होता है। तो हड़प्पा की मोहरों से क्या प्राप्त नहीं होता? तो गज देख सकते हैं आप, हाथी तो बिल्कुल प्राप्त होता है। वृष मतलब क्या हो गया? वृष मतलब हो गया वही भैंस। और बाघ मतलब हो गया, बाघ मतलब क्या हो गया? बाघ तो प्राप्ति हुआ। तो गाय जो है यहाँ प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पूरा स्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? तो घग्गर नदी के तट पर ये विद्यमान है। तो घग्गर नदी जो कि आज सूख गई है, पहले ये राजस्थान में बहती थी, तो ये घग्गर नदी के पास ही जो पूरा स्थल है सैंधव सभ्यता के सबसे ज़्यादा है। पूरा स्थल का मतलब होता है जो उत्खनन करने के बाद जो शहर जहाँ पर हमें मिला है, जिस जिस स्थल से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पुरातत्व हमें प्राप्त होते हैं उसे पूरा स्थल कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कोई भी पुरातत्व अगर कहीं से प्राप्त होता है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है तो उसे हम पूरा स्थल करते हैं, और उस पूरा स्थल पर खुदाई होती है। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे से? अब मांडा की बात आती है। मांडा सबसे उत्तर में है, उत्तर पश्चिमी हिस्से में है, भारत के उत्तरी भाग में है और कश्मीर के आसपास है। तो ये, अब आपने वहाँ पे नदियाँ भी देखी होंगी, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास। ये नदियाँ सुनी होंगी आपने, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ये 5 नदियाँ आपने सुनी होंगी। तो इनमें से चिनाब नदी के पास हमारा हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो उत्तरी छोर है मांडा, वो स्थित था चिनाब नदी के पास। आप याद रखेंगे। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव पुरातत्व खोजे गए? तो स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक सैंधव पुरातत्व पूरा स्थल कहाँ से खोजे गए थे? ये गुजरात में खोजे गए थे। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। तो सिंधु घाटी की जो लिपि की सूचना है वो मोहरे से प्राप्त होती है। तो जो कुछ भी उसके लिखे हुए अवशेष हैं अभिलेख के रूप में, तो वो मोहरों पे ही हैं, और मोहरों पे जो कुछ भी लिखा वही अभिलेख हमारे पास उपलब्ध है।
ठीक है। तो वह अब आगे चलते हैं। वह सेंदपुरा स्थल जहाँ झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई है। अब देखिए यहाँ झूकर झाकर संस्कृति है। अब से हमने पहले वाले में जिसमें कि हमने पाषाण काल को कवर किया था, तो पाषाण काल में हमने एक संस्कृति पढ़ी कुल्लू संस्कृति, जो हड़प्पा सभ्यता से पहले की संस्कृति थी। लेकिन ये जो झूकर झाकर संस्कृति है ये हड़प्पा सभ्यता के बाद की संस्कृति है। तो हड़प्पा सभ्यता के बाद की संस्कृति, और इसका स्थल कौन सा था? इसका स्थल था चान्होदुरो। अब देखिए, एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होगा? जल प्रबंधन का साक्ष्य गुजरात में ही प्राप्त होगा। तो गुजरात में कौन सी जगह है? वो धौलावीरा जगह है। और अगर डॉकयार्ड लिख देता या डॉकयार्ड या गोदीबाड़ा लिख देता तो लोथल हो जाता। लेकिन जल प्रबंधन का साक्ष्य, जल प्रबंधन का मतलब है जल को सही तरीके से इस्तेमाल करने का जो सिस्टम है उसको जल प्रबंधन कहते हैं। तो ये धौलावीरा से हमें प्राप्त होता है, इसके साक्ष्य में धौलावीरा से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। तो हड़प्पा कहाँ स्थित था? सिंधु घाटी का जो हड़प्पा नगर था वो कहाँ स्थित था? ये रावी नदी के तट पर स्थित था। आप इसे ध्यान रख लेंगे। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? स्नानागार, देखिए आपने एनसीईआरटी की किताब जब पढ़ी होगी तो उसमें एक तालाब देखा होगा। तो वो जो तालाब है वही महान स्नानागार है। ठीक है, वो मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार है। आपने मोहनजोदड़ो फिल्म भी देखी होगी, तो उसमें भी जब ऋतिक रोशन जब उच्च शहर में जाता है तो वहाँ पर एक समारोह चल रहा होता है, वहाँ पे उस सरोवर में लोग नहा रहे होते हैं। तो वो जो सरोवर होता है वो विशाल महान स्नानागार ही है। ठीक है, तो ये जो स्नानागार है कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से, और उस पिक्चर का नाम भी मोहनजोदड़ो ही था। ठीक है, तो ये जो महान स्नानागार है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी आर.डी. बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी ने महान स्नानागार की खोज की थी। अब आता है, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक के रूप में संबंधित था? भाई शक्ति के प्रतीक के रूप में वृषभ हो जाएगा। तो शुरुआत में ही मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, तो वृषभ इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ? तो भारत के ये उत्तर पश्चिमी हिस्से में ही पनपी है। तो उत्तर पश्चिम इसका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता ज्ञात हुई। सैंधव सभ्यता कहाँ से ज्ञात हुई है? मतलब कि सैंधव सभ्यता को ज्ञात कैसे किया गया? क्या साहित्य से ज्ञात किया गया या सिक्कों से ज्ञात किया, अभिलेख से ज्ञात किया? इसका ज्ञान उत्खनन से हुआ। दयाराम साहनी जो है इनकी खोज करते हैं। तो वैसे कहानी ये कही गई है कि रेल पटरी बिछाई जा रही थी तो अचानक इसके बारे में पता लग गया, तो हड़प्पा स्थल पता लगा। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता का जो कुछ भी जानकारी हमें प्राप्त हुई है खनन से प्राप्त हुई है। तो इसका जवाब हो जाएगा उत्खनन। हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहे का ज्ञान नहीं था। इन्हें सोने का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था, तांबे का, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है? यानी मांडा किस नदी पर स्थित है, कुल मिला के ये पूछना चाह रहा है। तो जाहिर सी बात है ये चिनाब हो जाएगा। पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मांडा क्या हो जाएगा? चिनाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? नगर योजना ही है, क्योंकि नगर योजना बड़ी व्यवस्थित तरीके से सड़कें 90 समकोण पर काटती थी, और जो मकान होते थे वो डबल स्टोरेज मकान होते थे, जल निकासी का बड़ा उत्तम प्रबंध था। तो ये नगर योजना जो हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है, मतलब कि जहाँ, मतलब ऐसा उत्खनन क्षेत्र बताना है, ऐसा पूरा स्थल बताना है जहाँ पर फारस की खाड़ी के सिक्के मिले हैं। तो वो लोथल ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा डॉकयार्ड यही था, सबसे बड़ा गोदीबाड़ा यही था। तो लोथल ही इसका जवाब हो जाएगा। लोथल और चान्होदुरो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो इनका जो लोथल
जो और चांहुदड़ो का सबसे बड़ा उद्योग स्थल था मन का उत्पादन। अब मन का क्या होता है, समझने वाली बात है। जैसे आपने मोतियों की माला देखी होगी, आजकल तो नए नए आर्टिफिशियल टाइप की मालाएं बनने लगी हैं जिनमें क्रिस्टल का यूज़ होता है, रुद्राक्ष का यूज़ होता है। तो इस तरह की कई तरह की मालाएं होती हैं। तो इन मालाओं को बनाने के लिए एक छोटा सा, जैसे रुद्राक्ष को ही लेते हैं तो रुद्राक्ष में छेद किया जाता है, छेद करके उसमें धागा पिरोया जाता है। तो और उन रुद्राक्षों के कलेक्शन से एक माला बनती है। या मोतियों को ही ले तो मोतियों में छेद किया जाता है, छेद में फिर धागा पिरोकर माला बनाई जाती है। और क्रिस्टल्स होते हैं तो क्रिस्टल्स में भी धागा पिरोकर माला बनाई जाती है। तो उसी तरह से जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पर भी मालाओं का बड़ा प्रचलन था। तो मालाओं में जो क्रिस्टल्स यूज़ किए जाते थे वो या तो धातुओं के यूज़ किए जाते थे या फिर शंख के यूज़ किए जाते थे, या फिर और भी कई कई पदार्थों के यूज़ किए जाते थे जिनकी शेप होती थी, कभी बेलनाकार होती थी, कभी गोल होती थी, कभी डंबलकार होती थी। तो इस तरह से शेप होती थी और इन्हीं शेप में ये मन के बनते थे। तो मन का उत्पादन में सबसे आगे कौन था, लोथल और चांहुदड़ो। तो यहाँ का सबसे बड़ा उद्योग स्थल क्या था, मन का उत्पादन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? ये भादर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर जब भी आएगा तो आप भादर लगाएंगे। रंगपुर किस नदी से संबंधित है, भादर नदी से संबंधित। सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे तो पक्की ईंटों के बने होते थे, इसमें तो सभी को पता होगी ये बात। और सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो शुरुआत में ही आ चुका, आलमगीरपुर हो जाएगा इसका। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सूती वस्त्र के प्रयोग के प्रमाण मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो से एक मूर्ति मिली है जिसकी दाढ़ी बहुत अच्छे तरीके से बनी हुई है। उसने जो वस्त्र पहन रखे हैं वो वस्त्र को उसमें वस्त्रों को इस तरह से दिखाया गया है जैसे लगता है कि कॉटन के वस्त्र हैं। तो वो जो प्राप्त हुआ है तो इससे हमें पता लगता है कि वहाँ पे सूती वस्त्र लोग पहनते थे। तो सिंधु घाटी में सभ्यता में सूती वस्त्र के प्रयोग के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो ही एक ऐसा स्थल है जहाँ पर सबसे ज़्यादा खुदाई हुई है, क्योंकि मोहनजोदाड़ो से पहले हड़प्पा के बारे में तो पता लगा ही था, लेकिन हड़प्पा में जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उसके बहुत सारी ईंटें और उसके मतलब वो पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो गया था, क्योंकि वो रेल की पटरियां बिछाने में यूज़ हो गया था। तो हड़प्पा की खुदाई इतनी हो नहीं पाई, तो बड़े पैमाने पर अगर खुदाई हुई है तो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है। सबसे बड़ा पूरा स्थल भी अगर माना जाए तो मोहनजोदड़ो ही है सैंधव सभ्यता का। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, लोथल गुजरात बिल्कुल सही है, रोपड़ पंजाब बिल्कुल सही है, कालीबंगा हरियाणा से संबंधित नहीं है, कालीबंगा राजस्थान से संबंधित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अब सही सुमेलित नहीं है मतलब ऐसा बताना है जो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो हड़प्पा के लोग तांबा आयात करते थे खेतरी से, बिल्कुल सही बात है, खेतरी से ही तांबे का आयात करते थे। हड़प्पा सभ्यता का तट नगर लोथल था, बिल्कुल था, लोथल ही उनका तटनगर था। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल कौन सा था? जो सबसे विशाल हड़प्पन स्थल जो था मोहनजोदाड़ो था। तो हड़प्पा इसका जवाब नहीं होगा, मोहनजोदाड़ो होगा। तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा। सुमेलित नहीं है ये बताना है तो सी तो हो ही जाएगा। और ये डी देख लेते हैं, कालीबंगा का अर्थ काली मिट्टी के बर्तन। तो काली मिट्टी के बर्तन नहीं होते, काली चूड़ियाँ होता है इसका मतलब। तो इसमें सी और डी दोनों इसके जवाब हो जाएंगे। एक जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो सैंधव सभ्यता का जो स्थल है, जो समुद्र व्यापार का जो मुख्य केंद्र था वो कौन था? लोथल था। तो लोथल इसका जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? तो ये हड़प्पा शहर में एक विशाल अन्नागार था जो कि सबसे बड़ी इमारत थी।
तो इसमें देख लीजिए कि हड़प्पा का अन्नागार है कि नहीं, तो हड़प्पा का राजा का महल है, ये बिल्कुल नहीं होगा। मोहनजोदाड़ो का स्नानागार बिल्कुल नहीं होगा। महाजलकुंड ये बिल्कुल नहीं होगा। जलकुंड या स्नानागार एक ही बात है, तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंध सभ्यता भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल है। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है, तो भारत में, ये बात ध्यान रखिएगा, भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखी गढ़ी हो जाएगा भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल। वैसे मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा पूरा स्थल है पूरे, अगर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल देखें तो मोहनजोदाड़ो है, लेकिन भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल राखी गढ़ी है। और राखी गढ़ी के बाद अगर कोई पूरा स्थल आता है तो वो लोथल हो जाएगा, लोथल नहीं, धौलावीरा हो जाएगा, सॉरी धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा स्थल भारत में क्या हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा। हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन सा शासन, मतलब हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था, तो शासन व्यवस्था अज्ञात है, कोई शासन नहीं करता था हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर। किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है, तो स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ हमें हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है। स्वास्तिक होता है जो कि हम अपने शुभ अवसर पर स्वास्तिक का निशान बना देते हैं, दायां स्वास्तिक और बायां स्वास्तिक होता है, शुभ लाभ लिख देते हैं, वो स्वास्तिक होता है। तो ये स्वास्तिक का जो प्रतीक चिन्ह है सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, ये हड़प्पा सभ्यता में ही देखने को मिलता है। तो अब आगे आता है, घोड़े की अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। घोड़े की जो अस्थियां हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सुरकोटदा से। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं घोड़े के अवशेष आते ही हम सुरकोटदा लगाएंगे। सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था, तो समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र लोथल माना जाता था, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। मैं शुरुआत में ही इस बात पर चर्चा कर चुका हूँ। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। निम्न में से कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित था, तो ये धौलावीरा ही एक ऐसी जगह है जो 3 भागों में विभाजित था। सैंधव सभ्यता मतलब कि हड़प्पा सभ्यता जो थी 2 भागों में विभाजित थी। मुख्यतः इसके जितने भी शहर हैं 2 भागों में विभाजित है, लेकिन धौलावीरा एक ऐसा शहर है जो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, जो कई जगह बोला गया है कि जो एक भाग था वो निचला नगर था और एक भाग जो था वो उच्च नगर था। ठीक है, जो पश्चिमी भाग में बना हुआ था वो उच्च नगर था, जो पूर्वी भाग में बना हुआ था निचला नगर था। तो जो उच्च नगर था वो थोड़ा अच्छे तरीके से बनाया हुआ था, मतलब कि वो थोड़ा ऊंचाई पे बना हुआ था। ठीक है, तो लेकिन धौलावीरा ऐसी जगह है जहाँ पर 3 भागों में पूरा नगर विभाजित था। सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है, तो ये मानव काल के आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ऐतिहासिक काल 3 तरह के होते हैं, एक पूर्व ऐतिहासिक काल और नहीं, एक होता है प्राक ऐतिहासिक काल और एक होता है आदि ऐतिहासिक काल और एक होता है ऐतिहासिक काल। तो प्राक ऐतिहासिक काल होता है जिसके बारे में लिखित विवरण ना तो उपलब्ध है और ना ही उस समाज ने लिखित विवरण अपना कुछ छोड़ा है, मतलब उस समय का जो समाज था वो अशिक्षित था, उसने वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। लेकिन आदि ऐतिहासिक काल के जो समाज हैं वो पढ़ना लिखना तो जानते थे, लेकिन जो उन्होंने पढ़ाई लिखाई का जो अवशेष छोड़ा भी है उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये आदि ऐतिहासिक काल हो जाएगा। और ऐतिहासिक काल वो होता है जो उन्होंने जो लिखित सामग्री हमारे पास उपलब्ध है उसे हम पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं, तो और वो उपलब्ध भी है। तो ऐतिहासिक काल हो जाएगा लिखित सामग्री उपलब्ध भी है, उसे पढ़ भी सकते हैं। आदि ऐतिहासिक काल हो जाएगा जिसकी लिखित सामग्री उपलब्ध है लेकिन पढ़ नहीं सकते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल हो जाएगा जो लिखित सामग्री ना तो उपलब्ध है और ना ही हम उसे पढ़ सकते हैं। जब उपलब्धि नहीं है तो पढ़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो ये हो जाएगा। तो सैंधव सभ्यता का इतिहास किस काल से समय, आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित, मतलब अभिलेखों को अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। फिर आगे का क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित है, ये तो लोथल ही हो जाएगा इसका जवाब। गोदीबाड़ा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सब में आप लोथल लगा दीजिए। नवादा, टोली, एरन तथा नगदा की मालवा संस्कृतियाँ, देखिए ये एक नई संस्कृति है मालवा संस्कृति। पहले भी हम संस्कृति हड़प्पा के बाद की संस्कृति के बारे में एक संस्कृति थी उसकी चर्चा कर चुके हैं, अब एक नई संस्कृति मालवा संस्कृति। तो ये मालवा संस्कृति जो है ये भी हड़प्पा के पश्चात की संस्कृति है।
अब आगे आते हैं। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे कहते थे। तो यूनानी हमेशा भारतीयों को ये जो भारतीयों को क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। ये जो कपास था इसको क्या कहते थे? यूनानी सिंडन कहते थे। उनसे कपास नहीं बोल पाया तो सिंडन कहते थे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पापुरा स्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? तो हड़प्पापुरा स्थल हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। कौन सा हड़प्पा स्थल है? वो सुरतगही स्थल है, जो कि ये सुरतगही जो है अफगानिस्तान में आता है। तो ये सबसे उत्तर यानी हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के पास स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखिए कौन कौन से स्थल हैं जिनकी खोज इन सब ने की है। जिन खोजों से, स्थल से मतलब जोन से पुरातत्व संबंधित है। जैसे धौलावीरा हो गया। धौलावीरा से कौन संबंधित है भाई? धौलावीरा से इसे समझिए जैसे हड़प्पा, जो आते हैं पहले उसको देख लीजिए। हड़प्पा से कौन संबंधित है? दयाराम सामनी, सब कोई जानता होगा। सुरकोटदा से कौन संबंधित है? जेपी जोशी, सब कोई जानते होंगे। और नहीं भी जानते तो इसको याद रख लीजिए, जेपी जोशी जो है सुरकोटदा से संबंधित है। और लोथल से केबी थापड़ संबंधित नहीं है, राव संबंधित है, SR राव। लोथल के कौन है? SR राव। तो ये पी के थापड़ ये गलत हो जाएगा। और धौलावीरा RS बिस्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका वो जवाब हो जाएगा लोथल बी के थापड़, क्योंकि वो थापड़ नहीं है बल्कि राव है, SR राव है। अब आगे आता है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो मिट्टी को अच्छी तरह पकाकर चित्रांकित बर्तन होते थे इनके। मिट्टी को अच्छी तरह पकाया जाता था और उस पर चित्रकारी की जाती थी, तो इस तरह के बर्तन होते थे उनके। परावर्तित हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साक्ष्य। परावर्तित हड़प्पा काल की परावर्ती का मतलब जब हड़प्पा बदलने लगा, मतलब हड़प्पा बदलकर फिर नया काल शुरू होने लगा, तो परावर्ती काल की पूरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं? तो ये भगदानपुरा से मिले हैं, भगदानपुरा से मिले हैं। ठीक है, क्या है? भगवानपुरा से। तो ये भगवानपुरा से मिला है। मतलब जो हड़प्पा अपने पतन की ओर जा रहा था, तो ऐसा कोई पूरा स्थल बताइए जहाँ से जो सामग्रियाँ प्राप्त हो रही हैं चित्रित धूसर पात्र की, वो कौन सा स्थल है? तो भगवानपुरा है वो स्थल। अब आता आगे, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो अब यहाँ ये बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ उसके बारे में जो अलग अलग इतिहासकार हैं उनकी अपनी अपनी राय क्या क्या है, जिन्होंने बताया है कि सिंधु घाटी का पतन इस वजह से हो गया। तो गार्डनर है, उन्होंने विदेशी आक्रमण का जिक्र किया था। विदेशी आक्रमण माना था कि आर्यों ने इन पर अटैक कर दिया, इस वजह से इनका पतन हो गया। RL स्टेइन ने माना है कि जलवायु में परिवर्तन आ रहा था, इस वजह से इनका पतन हो गया। डैलेस ने माना है भौगोलिक घटनाक्रम बदल रहा था, इस वजह से इनका पतन हो गया है। और BN मिश्र ने माना है भूगर्भीय स्थलीय परिवर्तन हुआ है, तो इस वजह से भूगर्भ में परिवर्तन, भूगर्भ का मतलब है भूकंप वगैरह ज़्यादा आने लगे थे, तो इस वजह से इनका पतन हो गया। तो इसका जो जवाब है ये चारों सही हैं, तो इसका D जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो ये जो देवता थे इनके पशुपति शिव थे, तो इसका पशुपति हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो पशुपति की पूजा करते थे। फिर अगला क्वेश्चन, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? तो मैंने चर्चा ही कर चुके हैं कि स्वास्तिक जो है शुभ लाभ के, जब हम मकान के किसी घर में प्रवेश करते हैं या नए मकान में प्रवेश करते हैं तो मकान के बाहर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं, तो वो स्वास्तिक का चिन्ह सिंधु सभ्यता से ही संबंधित है, तो इसका क्या हो जाएगा? A सिंधु काल हो जाएगा। शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? शैव का मतलब है शिव, तो शिव धर्म का मतलब शिव की कल्पना सबसे पहले किस समय में की गई? तो हड़प्पा काल में की गई। कौन सी धातु सिंधुवासियों को ज्ञात नहीं थी? तो कौन सी धातु सिंधुवासियों को ज्ञात नहीं थी? तो लोहा ज्ञात नहीं थी। सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? तो मुख्य भोज्य पदार्थ था गेहूं और जौ। सिंधुवासियों का जो मुख्य पदार्थ था गेहूं और जौ था।
अब देख लीजिए, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को जो स्थायी उपहार प्रदान किए हुए थे, तो गेहूं और कपास की खेती इनकी सबसे महत्वपूर्ण देन है हमारे समाज को दिए, हमारे समाज के लिए। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो ये समकालीन नहीं थी, चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र की सभ्यता से समकालीन थी, मेसोपोटामिया की, क्रीट की सभ्यता के भी समकालीन, लेकिन चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो इस तरह हमने अब हमने सिंधु सभ्यता को कवर किया, और उम्मीद है कि सिंधु सभ्यता के सारे प्रश्न इसमें से आ जाएंगे और इससे बाहर नहीं आएंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो प्रेस जरूर कर दें। चलिए, धन्यवाद।